दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्टेप अप एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आइए जल्दी से देख लेते हैं और फिर हमारी कहानी आगे बढ़ाते हैं। और कौन सी कहानी? तो चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, और टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। इससे पहले हमने पढ़ा था कि क्या थी शॉक थेरेपी, क्या मीनिंग था शॉक थेरेपी का। हमने देखा कि एक ट्रांजिशन मॉडल था और इसे धीरे धीरे कर सभी कंट्रीज एक्वायर करती जा रही थी। और एट लास्ट हम देखते हैं कि कंट्रीज, जो रीजन था, ईस्ट रीजन था, जो ईस्ट ब्लॉक था, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना होते हुए, रिलेशन में ना रहते हुए पूरी तरीके से वेस्ट को अपनी कमांड दे देता है। और वेस्ट क्या करने लगता है? वेस्ट रूल करने लगता है। रूल किसके थ्रू? मतलब कि एक एजेंसीज बनाकर, एजेंसीज के थ्रू उन्हें बताने लगता है, डायरेक्ट करने लगता है, कंट्रोल करने लगता है। ठीक, तो कंट्रोल किस तरीके से? इनडायरेक्ट वे में। क्या कर रहे थे? एफडीआई, फ्री ट्रेड एरिया, ये सारी चीज़ों के बेसिस पर ट्रेड बढ़ा रहे थे और डेवलपमेंट, ये सोच रहे थे ऐसा कि डेवलपमेंट होता जाएगा। बट क्या रिजल्ट निकला शॉक थेरेपी का, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि शॉक थेरेपी से एक तरीके से सभी लोग एक विचारधारा बना रहे थे कि बहुत अच्छी सारी चीज़ें होने वाली हैं, बट जनरली देखा गया कि जो इकोनॉमी थी पूरी तरीके से शॉक थेरेपी के आने की वजह से क्या हो गई? वो रुइन हो गई, पूरी तरीके से खराब हो गई। और एक चीज़ और हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि एक तरीके का डिजास्टर आ चुका था लोगों के ऊपर, पूरे एंटायर रीजन में। तो ऐसा क्या हुआ, उसके लिए हम स्टार्टिंग करेंगे शॉक थेरेपी को पढ़ना। तो क्या देखा हमने? द शॉक थेरेपी एडमिनिस्टर्ड इन 1990s। कब आई? 1990s में हम देख रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लोगों के पास जो एक तरीके से यूटोपिया, मतलब कि एक आदर्श लोक या जो एक थिंकिंग थी, एक विजन था, वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिली और ये पूरी तरीके से इकोनॉमी को रुइन कर देता है और डिजास्टर लेकर आ जाता है लोगों के ऊपर और एंटायर रीजन पर। ठीक, तो क्या हुआ? अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। रशिया, अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया लार्जेस्ट स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से कोलैप्स्ड हो चुका था। मतलब कि जो इंडस्ट्रीज थी जिन्हें पहले स्टेट कंट्रोल करता था, अब क्या हो गई? वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई। और ये जो था द लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड। अब इसको थोड़ा सा इजी वे में समझ लो कि स्टेट क्या कर रहा था? इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को कंट्रोल कर रहा था। अब ये शॉक थेरेपी के आने की वजह से ये कंट्रोल खत्म हो जाता है। ठीक, और 90% जो इंडस्ट्रीज थी उन्हें किसे सेल कर दिया गया? प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज को। मतलब अब स्टेट के हाथ में इंडस्ट्रीज नहीं है। अब क्या किया गया? अब कम से कम जो 90% इंडस्ट्रीज हैं उनको सेल आउट कर दिया गया प्राइवेट इंडिविजुअल्स को। तो हमको बहुत अच्छे से याद रखने, एक एक पॉइंट हमसे पूछे जाएंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। और यहाँ पर देखा गया कि जो अब रिकंस्ट्रक्टिंग या रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे, मतलब एक तरीके से कोलैप्स हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद ये मॉडल फॉलो करने लगे डेवलपमेंट का, जहाँ पर स्टेट ओनरशिप खत्म कर दी गई, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में सारी चीज़ें दे दी गई। जैसे कि हमने शॉक थेरेपी में देखा था कि दो ही ऑप्शन थे, या तो सोशलिज्म या कैपिटलिज्म, तीसरा कोई भी तरीका नहीं था। तो यहाँ पर जो रीस्ट्रक्चरिंग थी मार्केट फोर्सेस ही कर रही थी, ना कि गवर्नमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट ने पहले गवर्नमेंट क्या किया था? गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रियल, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया था? कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई थी कि जब भी किसी भी चीज़ की स्ट्रक्चरिंग करनी है तो इन पॉलिसीज को फॉलो करना होगा। बट अब ये पॉलिसीज को फॉलो नहीं किया गया, पूरी तरीके से मार्केट फोर्सेस ही रीस्ट्रक्चरिंग करने लगते हैं। ठीक, और यहाँ से एंटायर इंडस्ट्रीज, जो पूरी इंडस्ट्रीज थी, उनका वर्चुअल डिसअपीयरेंस हो जाता है। मतलब कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं अब कहीं ना कहीं तक हम उन्हें नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि मार्केट फोर्सेस के हाथ में सब कुछ आ चुका था। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के थ्रू कुछ भी फॉलो नहीं किया जा रहा था।
और इसे कहा गया द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। मतलब जिस तरीके से सेल आउट की जा रही थी इंडस्ट्रीज प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, तो इसे नाम क्या दिया गया, क्या नाम दिया गया अगर पूछा जाए तो द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि जितनी भी वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, वो कहीं ना कहीं तक एक बहुत मामूली से दामों पर सेल कर दी गई। तो क्या था कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री क्या था, तो वैल्यूड इंडस्ट्रीज को या वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज को अंडर वैल्यूड दामों पर बेच दिया गया। ठीक, सभी सिटीजन्स को क्या दिए गए, वाउचर्स दिए गए, और ये वाउचर्स इसलिए दिए गए कि आप भी सेल में पार्टिसिपेट करें। तो मोस्ट सिटीजन क्या करते हैं, अब सिटीजन्स को क्या किया गया, एक बार फिर से समझ लो। अभी हमने इंडस्ट्रीज देखी, अब सिटीजन्स को क्या कहा गया कि आप भी पार्टिसिपेट करिए सेल्स में। बट सिटीजन्स को किस चीज़ की ज़रूरत थी यहाँ पर, मनी की। तो ये क्या करते हैं, इनके पास जो वाउचर्स रहते हैं जिस बेसिस पर इन्हें सेल्स में पार्टिसिपेट करना रहता है, इसको ये ब्लैक प्राइस पर सोल्ड आउट कर देते हैं। देखो, दो ऑल सिटीजन्स वर गिवन वाउचर्स टू पार्टिसिपेट इन दी सेल्स, मोस्ट सिटीजन्स सोल्ड देयर वाउचर्स इन द ब्लैक मार्केट बिकॉज दे नीडेड द मनी। तो थर्ड यहाँ पर कंडीशन ये बनी कि सिटीजन्स ने वाउचर्स को ही सेल कर दिया ब्लैक मार्केट में, क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। ज़्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं था कि हम सेल में या एक तरीके से हर एक चीज़ में इंटरेस्ट लें, इंटरफेयर करें, हमें तो बस पैसा चाहिए। तो हमें जो वाउचर मिला हुआ है उसे ही हम ब्लैक मार्केट में सेल कर देंगे। अब बात आती है कि रशिया की करेंसी का क्या हुआ। तो देखा गया कि जो रशिया की करेंसी थी रूबल, उसकी वैल्यू पूरी तरीके से डिक्लाइंड हो गई, कम हो गई। और यहाँ से देखा गया कि इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोगों ने अपनी पूरी सेविंग्स को क्या कर दिया, खो दिया। तो इसे समझने के लिए यहाँ पर ये समझो कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। तो इन्फ्लेशन का मतलब, देखो यहाँ पर ऐसे मान लो कि 20 रुपये किलो क्या है, टमाटर ही सोच लो, टोमेटो। ठीक, अभी किसकी वैल्यू ज़्यादा है, प्रोडक्ट की, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। अब क्या होगा, जब इन्फ्लेशन आएगा तो यही जो टोमेटो है ना, यही टमाटर 100 रुपये किलो के हो जाएंगे। तो वैल्यू किसकी हो गई, टमाटर की, और पैसों की वैल्यू कम हो गई। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मतलब कुछ भी चीज़ के लिए क्या करना पड़ रहा है, एक तरीके से पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है। एक नीड भी अगर आपको अपनी चाहिए, नीड भी फुलफिल करने के लिए कुछ अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपको मनी ज़्यादा देना पड़ेगा। और ऐसे मनी ज़्यादा देते 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 इन सारी चीज़ों के कारण जो इन्फ्लेशन रेट इतना हाई देखा गया कि लोगों ने अपनी पूरी सेविंग्स एक तरीके से पूरी तरीके से खो दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कलेक्टिव फार्म सिस्टम की, जिसको रिप्लेस्ड करके थ्रू लेकर आए थे। तो कलेक्टिव फार्म सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो गया, अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में आ गया। तो अब लोगों के पास ना तो फूड सिक्योरिटी थी, और फूड सिक्योरिटी नहीं होने के कारण अब रशिया को क्या करना पड़ रहा था, फूड इंपोर्ट कराना पड़ रहा था। ऐसे समझो, पहले क्या था, कलेक्टिव फार्म सिस्टम था, सारी चीज़ें किसके पास में थी, एक तरीके से गवर्नमेंट या स्टेट कंट्रोल्ड ही थी। अब जब इसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया तो ये डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट होने के कारण अब इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाया या कुछ और कंडीशंस हो गई। अब जब फूड सिक्योरिटी लोगों के पास नहीं बची तो रशिया को क्या करना पड़ रहा था। और 1989 में क्या किया, जर्मनी वो बर्लिन वॉल गिराई गई, और 1990s की हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं। तो रशिया को अब क्या करना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा फूड, मतलब कि बाहर की कंट्रीज से मंगाना पड़ा। ठीक, क्लियर हुआ। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमको बहुत अच्छे से याद रखने। क्या क्या हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि रूबल करेंसी डिक्लाइन हो गई, कलेक्टिव फार्म सिस्टम नहीं होने की वजह से, मतलब एक तरीके से डिसइंटीग्रेट होने की वजह से फूड हमें इंपोर्ट कराना पड़ा। एक और चीज़ हमने क्या देखी, हमने देखा इन्फ्लेशन रेट सबसे ज़्यादा हो गया। लोगों ने क्या किया, उन्हें जब पार्टिसिपेट करने के लिए वाउचर्स दिए गए कि आप इसे सेल आउट कर सकते हैं, इंटरेस्ट मतलब आपका एक तरीके से आप भी पार्टिसिपेट करें और मार्केट में, बट वो क्या करते हैं, वो अपने ही वाउचर्स को ब्लैक मार्केट में सेल कर देते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस शॉक थेरेपी के रहे। अब
रियल जीडीपी की अगर हम बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम देखते हैं कि 1999 में इतना कम जीडीपी था जो कि 1989 में भी नहीं था। मतलब कि 1989 के कंपैरिजन में भी जो जीडीपी था, रियल जीडीपी था रशिया का, वो भी बहुत कम हो चुका था। आगे हम देखते हैं जो ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर था, जिस तरीके से ट्रेडिंग की जाती थी हर एक चीज़ की, वो भी पूरी तरीके से रिप्लेस्ड हो गया, ख़त्म हो गया, और कोई भी इसका अल्टरनेटिव नहीं था। मतलब कि अब ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से ओल्ड ट्रेडिंग सिस्टम पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था, उसी तरीके से जो सोशल वेलफेयर के लिए ओल्ड सिस्टम था, वो भी कहीं ना कहीं तक क्या पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब सोशल वेलफेयर क्या, लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए जो पॉलिसीज थी, जो स्टेट के द्वारा लेकर आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं तक पूरी तरीके से क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। अब डिस्ट्रॉयड तो होंगी, डिस्ट्रॉयड होने का कारण क्या है, स्टेट कंट्रोल कुछ भी चीजें नहीं है, हर एक चीज प्राइवेट इंडिविजुअल्स को देते जा रहे हैं। अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स को देने के कारण हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से अगर हम समराइज करें तो कलेक्टिव फार्म सिस्टम, ठीक, कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेट हुआ। डिसइंटीग्रेट होने की वजह से क्या हुआ, क्या करना पड़ा रशिया को यहाँ पर इंपोर्ट कराना पड़ा। क्या, फूड। क्यों इंपोर्ट कराना पड़ा, क्योंकि फूड सिक्योरिटी नहीं बची थी लोगों के पास। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से लोगों की सेविंग्स क्या हो गई, पूरी तरीके से खत्म हो गई। ये कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे। फिर हमने देखा करेंसी, क्या थी करेंसी थी रूबल पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गई। आगे हमने क्या देखा, ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर, ये भी खत्म हुआ और इसका कोई भी अल्टरनेटिव अब नहीं बचा था। ठीक, और क्या क्या पॉइंट देखे हमने जल्दी से, आप भी कमेंट सेक्शन में चाहे तो बता सकते हैं अगर आपको कुछ याद हो गया है तो, या समझ आ गया है तो। आगे हमने क्या देखा, जो सोशल वेलफेयर सिस्टम था वो भी डिस्ट्रॉयड हो गया। ठीक, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं शॉक थेरेपी के। आगे हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट सब्सिडीज थी, अगर हम सब्सिडीज की बात करें तो जो गवर्नमेंट सब्सिडीज थी वो खत्म कर दी गई, और ये खत्म होने की वजह से क्या किया गया, लोगों में पॉवर्टी इंक्रीज हो गई। जो लार्ज सेक्शन था पीपल का, वो कहीं ना कहीं तक पॉवर्टी में आ जाता है, गरीबी में आ जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम क्या देख रहे थे, सोवियत सिस्टम में सब्सिडीज प्रोवाइड करता था सोवियत सिस्टम। अब यहाँ पर क्या किया, शॉक थेरेपी के बाद ये जो सब्सिडीज गवर्नमेंट देती थी, अब गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में कुछ नहीं है, तो क्या किया गया, सब्सिडीज भी खत्म कर दी गई, सोशल वेलफेयर सिस्टम डिस्ट्रॉयड कर दिया गया। तो अब सब्सिडी नहीं मिली लोगों को, और इस वजह से एक पॉइंट और हमने क्या देखा, पॉवर्टी इंक्रीज हो गई। देखो, कहानी की तरह पढ़ने से आपको राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे, अब अगर क्वेश्चन आ जाए क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे शॉक थेरेपी के, तो पॉवर्टी इंक्रीज हुई, ठीक है, इंपोर्ट बढ़ा, इन्फ्लेशन आई हुआ, करेंसी डिक्लाइन हुई, ओल्ड ट्रेडिंग सिस्टम खत्म हुआ, और एट लास्ट हमने क्या देखा, सोशल वेलफेयर सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या देखा, जो मिडिल क्लासेस पीपल थे उनको कहीं ना कहीं तक बहुत ज़्यादा पुश किया गया कि समाज की तरफ, एक तरीके से जो समाज में सारी चीज़ें हो रही हैं, और एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल मैन पावर पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई या माइग्रेट हो गई। ठीक, कुछ पॉइंट्स हमको याद रखने हैं शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस के। अब यहाँ पर एक माफिया इमर्ज्ड हुआ। किस तरीके के माफिया इमर्ज हुआ कि, और ये कंट्रोल करने लग गए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, और प्राइवेटाइजेशन की वजह से डिस्पैरिटीज आ गई। तो इस तरीके की ये माफिया की जो हम बात कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि बहुत सी कंट्रीज में, क्योंकि ये पूरा रीजन जो ईस्ट रीजन था, यहाँ पर ये शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेज हम देख रहे हैं, और इन चीज़ों की वजह से कोई ना कोई तो फ़ायदा उठाने के लिए आएगा। तो वो फ़ायदा उठाने के लिए एक तरीके से माफिया है, और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने लगे। प्राइवेटाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ आ गई, और जो पोस्ट सोवियत स्टेट्स थे, मतलब सोवियत एक तरीके से जो डिसइंटीग्रेट हुआ, उसके बाद के जो स्टेट्स थे, स्पेशली रशिया जो था वो रिच और पुअर रीजन में डिवाइड हो गया पूरी तरीके से। अब हमको यहाँ पर बस ये समझना है कि शॉक थेरेपी के कारण
प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा बढ़ता गया और इस वजह से गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ थी, प्रोग्राम्स थे, वेलफेयर सिस्टम थे, वो डिक्लाइन हो गए। और अब क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में जाने की वजह से अब रिच और रिचर होते गए और पुअरर होते गए। जैसे कि हमने देखा कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी गई तो पॉवर्टी इंक्रीज़ हो गई। ठीक, क्लियर हुआ। और फिर हम देखते हैं अब एक तरीके से लोगों के बीच में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आगे बढ़ते, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को सेम उसी तरीके का अटेंशन नहीं दिया गया जो पहले दिया जा रहा था और इस वजह से देखा गया कि प्रायोरिटी एज द डिमांड्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या था, एक तरीके से डिसइंटीग्रेशन के बाद हम क्या देख रहे थे कि हमने यहाँ पर ये जो मॉडल ऑफ ट्रांजिशन देखा, इसमें हम क्या चाह रहे थे, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन अगर अच्छे से करना है तो उसके लिए डिमांड ये थी कि जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या कि जिसमें पीपल्स का पार्टिसिपेशन हो, पीपल के बिहाफ में एक तरीके से डिसीजन लिए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या किया गया, जो कंस्ट्रक्शन था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का, उन्हें ना तो कोई अटेंशन दिया गया, ना कोई प्राथमिकता दी गई, कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई, जिस बेसिस पर यह देखा गया था कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में डिमांड है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनाए जाएं, प्रायोरिटी बेसिस पर उन पर ध्यान दिया जाए, बट ये चीज़ यहाँ पर नहीं की गई। और जितनी भी कंट्रीज़ को बनाया गया, जितनी भी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए, वो जल्दी जल्दी क्या कर दिए गए, हाँ ठीक है इस कंट्री का ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। हर एक कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन इतनी जल्दी बन गया कि कुछ भी नहीं कह सकते। जिसमें हमने देखा रशिया में तो देखा गया एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाए गए विद द वाइडेस्ट पॉसिबल पावर्स और यहाँ पर इन्हें सबसे ज़्यादा पावर दी गई। और एट लास्ट ये देखा गया दैट रेंडर्ड इलेक्टेड पार्लियामेंट्स रिलेटिवली वीक। यहाँ पर रशिया के प्रेसिडेंट को इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई थी कि इनके कंपैरिजन में जो पार्लियामेंट थी, जहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो वीक पड़ गए और यहाँ पर प्रेसिडेंट को सबसे ज़्यादा पावर दे दी गई। ये कंडीशन यहाँ पर बनी हुई थी। अब सेंट्रल एशिया की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल एशिया को हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के कि क्या रोल रहा है। यहाँ पर आकर देखा गया कि सेंट्रल एशिया के प्रेसिडेंट को भी बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई और बहुत से तो उसमें क्या ऑथोरिटेरियन बन गए। अब आप क्या चाह रहे थे कि ऑटोक्रेसी खत्म हो जाए, अथॉरिटेटिव जो हो रहे हैं वो खत्म हो जाए, और जब आप अपने स्टेट्स को खुद से बनाने लगे तो उसमें भी आपने क्या किया, अपने ही आपको इतनी पावर दे दी कि आप अथॉरिटेरियन हो गए। फिर से अब आप लोगों की बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। जैसे कि तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट्स की हम बात करें तो उन्होंने अपने आप को अपॉइंट खुद से कर लिया 10 साल के लिए। उन्हें कह दिया अब हम हैं प्रेसिडेंट और 10 साल तक हमें कोई भी नहीं हटा सकता है, एंड देन एक्सटेंडेड इट फॉर अनदर 10 ईयर्स। और जैसे ही 10 साल खत्म हुए तो फिर से 10 साल के लिए खुद राष्ट्रपति बन गए और अपने आप को पावर दे दी। अब पावर दे दी तो इनकी मतलब एक तरीके से अपोजिशन में भी कोई भी नहीं था, ये खुद से ही खुद को पावर देते चले जा रहे थे। आगे की कहानी में देखते हैं जो जुडिशियल कल्चर था, अगर हम जस्टिफिकेशन की बात करें या जस्टिस की बात करें, और जो जुडिशरी की एक तरीके से इंडिपेंडेंसी थी वो भी अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाई थी इन कंट्रीज़ में। आगे बढ़ते हैं, बहुत सी इकोनॉमीज़ जैसे कि हम स्पेशली रशिया की बात करें तो अब रशिया फिर से रिवाइव करना स्टार्ट करता है 2000 में इंडिपेंडेंस के बाद। मतलब इंडिपेंडेंस जब रशिया को मिली उसके 10 साल बाद अब ये अपनी इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं। कब, 2000 में, 2000 में। आगे बढ़ते हैं, जो रिवाइवल का रीज़न था, अब रशिया को रिवाइवल क्यों करना पड़ा, अब क्यों रिवाइव कर रहा है रशिया अपनी इकोनॉमी, तो वो कारण था क्योंकि जो इनकी इकोनॉमी थी वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करती थी। बहुत सी कंट्रीज जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स हैं। मतलब क्या हुआ कि ये एक तरीके से इनकी इकोनॉमी किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज पर, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब ये अपनी इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करते हैं। ठीक, आगे बढ़े। अदर कंट्रीज, बहुत सी कंट्रीज, उनको कैसे एक तरीके से, अब उनके तो रिसोर्सेज ही नहीं है। जैसे कि हमने अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान देखा, ठीक है यहाँ तो ऑयल है, रिसोर्सेज हैं, इस वजह से ये रिवाइव करते हैं और काफ़ी अच्छी इनकी इकोनॉमी होती है। बट अदर कंट्रीज़ को
एक तरीके से ये गेन मिलता है कि जो ऑयल पाइपलाइंस थी, नेचुरल गैस रिसोर्सेज थे, जो जितनी भी कंट्रीज से गुजरते हैं, मान लो ये एक तरीके से ये एरिया है, ये कंट्री है, यहाँ पर ऑयल और नेचुरल गैस हैं। अब ये एक्सपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन बनाएंगे, तो पाइपलाइन के लिए जितने भी बीच में कंट्रीज आती हैं, इनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है और ये कंट्रीज़ क्या करती हैं, एक तरीके से फिर से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देती हैं। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस रहे शॉक थेरेपी के, ये सारे रिजल्ट हुए शॉक थेरेपी के जो हमने पढ़े। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, और इसी के साथ फिर इंडिया और रशिया के रिलेशंस। ये सारे टॉपिक्स पढ़ते पढ़ते हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। एंड आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड धन्यवाद।